हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर 3 का पूरा जो है यह चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। इसमें 118 एलिमेंट हैं, जिसमें कि 92 जो है नेचुरली अकरिंग है, यानी नेचर से ही प्राप्त हुए हैं। और अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। और रफली हमें जो है मिला जुला कर कुल मिलाकर एक रफ़ आइडिया की बात करें तो 80 मेटल्स के बारे में हमको जानकारी है। ब्रोमीन के अलावा अगर ब्रोमीन को छोड़ दें, जो कि एक लिक्विड है, हाफ ऑफ द नॉन मेटल आर गैसेस एट एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी नॉन मेटल में जो है आधा से ज़्यादा नॉन मेटल्स जो है एम्बिएंट टेम्परेचर पर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब कि जो सराउंडिंग है उसके एयर का टेम्परेचर, उस पर जो है वो नॉन मेटल्स गैसेस हैं। फिर है कि अब अगर सबसे ज़्यादा वो ऐसा नॉन मेटल जो कि बहुत ज़्यादा है अर्थ के क्रस्ट में, तो वो ऑक्सीजन है, जो कि हाफ ऑफ द क्रस्ट को बनाता है और एयर का मेन एलिमेंट है नाइट्रोजन के साथ। फिर आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी बहुत ज़्यादा नॉन मेटल है, नेक्स्ट मोस्ट प्रिवेलेंट नॉन मेटल है, जो कि लगभग अर्थ के क्रस्ट में 26% जो है इसकी भागीदारी है। अर्थ के दो मेजर एलिमेंट ऑक्सीजन और सिलिकॉन हो गए, और दो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ओशियंस के हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आखिर ये मेटल नॉन मेटल का स्थान का है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है वो मेटल्स का है, और ये थोड़ा जो डार्कर है वो मेटलॉइड का है। फिर इधर वाला जो पोर्शन है वो नॉन मेटल का है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। फिर बात करते हैं कि मेटल्स आखिर पाए कहाँ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए लेफ्ट मोस्ट में मेटल्स पाए जा रहे हैं। देखिए मेटल्स इधर पाए जा रहे हैं। ग्रुप 1A का जो एलिमेंट होता है वो अल्कली मेटल होता है। अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 2 में एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। और ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो वे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप 2A और 3A से बिलोंग करते हैं। फिर बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पाए जाते हैं। देखिए नॉन मेटल इधर पाया जा रहा है, राइट तरफ, दाएं तरफ, ग्रुप 4A, 5A, 6A और 7A में, विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। बस एक हाइड्रोजन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद के तौर पर है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे तक अगर हम ग्रुप में देखें तो एलिमेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मेटलिक होते जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड मेंबर ग्रुप 5A का, जैसे कि नॉन मेटल्स, वो नॉन मेटल्स है। थर्ड और फोर्थ मेंबर मेटलॉइड है, और जो लास्ट मेंबर है वो मेटल है। मेटलॉइड्स कैसे होते हैं? वो ऐसे क्लास ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है दैट आर अकीन टू बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। अकीन का मतलब होता है समान, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के ही समान होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मेटलॉइड है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, यहाँ पे दिया गया है। नॉन मेटल की बात करें जिसमें कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, वो जो है एकदम इस मेटलॉइड के जो है राइट साइड में होता है। अब ग्रुप 5A की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड से मेटल है। नॉन मेटल्स हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, मेटलॉइड हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी, फिर आता है मेटल जो होगा बिस्मथ। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की, जो कि हम एकदम लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए पहला है फिजिकल स्टेट। मरकरी और गैलियम को छोड़ दें, जो मरकरी और गैलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, बाकी जो सारे मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लश्चर का मतलब होता है चमक। तो देखिए मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी कि उसके सरफेस पे जो है लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसका ऐसा सरफेस होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करवाती है, तो लश्चर कहते हैं। इस प्रॉपर्टी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी इसलिए होती है क्योंकि उसका जो सरफेस है वो पॉलिश होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर हुआ। मलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल को पीट कर चादरों में बना दिया जाता है, जिसको फॉयल कहते हैं। और ये किया कैसे जाता है? तो पीट के हैमर करके बनाया जाता है। जिंक को अगर छोड़ दें तो ये फ्रीगाइल है, कमज़ोर है, इसको ऐसा नहीं किया जा सकता है। फिर आता है डक्टिलिटी, यानी मेटल से जो है वायर भी बनाए जा सकते हैं, और जिंक को इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि वो फ्रेगाइल है, कमज़ोर है, वीक है। हार्डनेस की बात करें तो सभी मेटल्स हार्ड ही होते हैं। अगर सोडियम पोटासियम को छोड़ दें, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं।
फिर आता है कंडक्शन। देखिए कंडक्शन तभी होगा जबकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी आराम से जो है ये गुड कंडक्टर होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर और कॉपर होगा। लीड इज़ द लीस्ट इफिशियंट हीट कंडक्टर। लीड में भी ऐसा हो सकता है लेकिन वो जो है कम कुशल होता है। फिर पुअर कंडक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा आयरन, बिस्मथ, मरकरी, ये सारे जो है पुअर कंडक्टर हो जाते हैं। फिर बात करते हैं इसकी डेंसिटी की। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए मेटल की डेंसिटी भी हाई होती है, इसका वेट भी ज़्यादा होता है। इरिडियम और ऑस्मियम की डेंसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लिथियम की बात करें तो डेंसिटी कम होती है। फिर आता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। टंगस्टन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि सिल्वर की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और सोडियम पोटासियम की बात करें तो ये तो सॉफ्ट होते हैं और इनका जो है ये मेल्टिंग, यहाँ पे इसकी मेल्टिंग वैल्यू भी कम होती है। एलॉय फॉर्मेशन। देखिए बहुत सारे मेटल्स को मिलाया जाता है और एलॉय बनाया जाता है। एलॉय एक होमोजीनियस कॉम्बिनेशन मेटल्स हैं। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का एलॉय है, यानी ये जो ब्रास बना है वो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना है। इन दोनों को मिलाया गया है तब ब्रास का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें कुछ परसेंटेज कॉपर की होगी, कुछ परसेंटेज जिंक की होगी। फिर आता है सोनोरस, यानी खन खन की आवाज़ आती है। जब भी मेटल को किसी चीज़ से टकराया जाता है तो खन खन की आवाज़ आती है, तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट क्या है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर, वही कि सराउंडिंग में एयर का टेम्परेचर क्या है। तो मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स जो है 2 ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। गैसेस हो गया, सॉलिड हो गया। तो देखिए गैसेस में ऑक्सीजन हो गया, सॉलिड में आयोडीन, कार्बन, सल्फर हो गया। और देयर इज़ नो मेटलिक शीन टू देम एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, यानी वो जो है लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर है कि और अगर विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जैसे कि डायमंड है वो कार्बन का ही तो एक फॉर्म है, तो इसलिए वो क्या करता है, उससे जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे एक बात आ रही है कि शीन नहीं है, इनमें कोई मेटलिक शीन नहीं है। शीन का मतलब होता है चिकना, यानी इनके सरफेस पे अगर बात करें तो कोई मेटल जैसी चिकनी नहीं होती, स्मूथ शाइनी क्वालिटी नहीं होती है। शीन का मतलब होता है ए सॉफ्ट स्मूथ शाइनी क्वालिटी नहीं होती है, इसी के कारण वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर बात करते हैं नेचर की, तो देखिए बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, इसलिए इनको वायर में भी कॉयल नहीं कर सकते हैं, ना तो शीट में हैमर कर सकते हैं। डायमंड की अगर बात करें, एक एक्सेप्शन अपवाद ही है ये, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। फिर होता है कंडक्शन की अगर बात करें तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और इलेक्ट्रिकल भी सिवाय ग्रेफाइट के, जो कि हीट कंडक्ट कर सकता है। और ग्रेफाइट और गैस कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर इसकी क्या होती है, नॉन मेटल के पास ऐसी क्वालिटी होती है कि वो जो है गेन और शेयर दोनों इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, तो इसलिए नॉन मेटल का नेचर इलेक्ट्रोनिगेटिव आता है। फिर बात करते हैं रिएक्टिविटी की, ये रिएक्ट कैसे करता है। तो देखिए जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये या तो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए नॉन मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल अपने लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए जाना जाता है। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों पॉइंट जो है कम होता है। फिर आता है कि हम दोनों के बीच में अब तुलना करें, तो देखिए यहाँ पे तुलना करी जा रही है। स्टेट ऑफ मैटर, वही मरकरी को छोड़कर जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, सारे जो है मेटल्स वो सॉलिड होते हैं, और 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर गैलियम और कैल्शियम डिजॉल्व कर जाता है। दे में ऑल्सो विल लिक्विड फॉर्म इफ एट रूम टेम्परेचर, इतना अगर रूम टेम्परेचर जो है 23 डिग्री हो जाएगा तब भी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, कन्वर्ट लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ ब्रोमीन जो है, ओनली ब्रोमीन इज इन द लिक्विड स्टेट, और आयोडीन, कार्बन, सल्फर ये सारे जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं। डेंसिटी की बात करें तो सोडियम और पोटासियम को छोड़कर, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम को छोड़कर सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। नॉन मेटल्स की तो डेंसिटी लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सिवाय मरकरी, कीजियम, गैलियम, टिन और लीड के, और इनका तो मेल्टिंग पॉइंट्स लो ही होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होता है और नॉन मेटल्स के जो है लो होते हैं। हार्डनेस की बात करें
तो मरकरी, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम को छोड़कर सारे हार्ड ही होते हैं। और नन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन पे डायमंड है जो कि अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फिर आता है मेलिएबिलिटी, यानी इनकी ऐसी प्रॉपर्टी जिनसे कि इनको शीट बनाया जा सकता है, इसलिए इनको मेलिएबल कहते हैं। और नैन मेटल को शीट नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये जो है ब्रिटल होते हैं, यानी टूट जाएंगे। डक्टिलिटी की बात करें तो सारे मेटल्स को सिर्फ अगर सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम को छोड़ दें तो लगभग सभी सारे मेटल्स को वायर में जो है ड्रॉन किया जा सकता है, इसलिए ये डक्टाइल होते हैं। और नन मेटल्स को जो है नहीं वायर में किया जा सकता है, इसीलिए उनको डक्टाइल नेचर नहीं है। फिर हीट का कंडक्शन की बात करें तो मेटल गुड कंडक्टर है, नन मेटल पुअर कंडक्टर है। तो ये पॉइंट तो हमारा कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है तो उनको भी हम पूरा देखेंगे। देखिए, कंडक्शन की इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर है, नन मेटल्स जो है नन कंडक्टर होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर। फिर बात करते हैं लस्टर की, तो वैसे मेटल्स जिनको कि एकदम फ्रेशली यानी ताज़े रूप से कट किया जाता है उनमें चमक होती है। नन मेटल्स में तो लस्टर नहीं होती है सिवाय डायमंड और आयोडीन के, यानी डायमंड और आयोडीन में चमक होती है। एलॉय की बात करें तो मेटल्स एलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं और नन मेटल जो है एलॉय का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर कुछ एलॉय में पाए जाते हैं। फिर आता है टेनेसिटी क्या होती है, तो मेटल्स के पास जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इनमें बहुत मजबूती होती है सिवाय सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और लीड के। फिर बात करते हैं नन मेटल्स की, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, मजबूती। फिर होता है ब्रिटलनेस, तो देखिए सारे मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन वो मेटल में ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल का मतलब जो है कि तुरंत टूट जाता है, सिर्फ जिंक के जो कि रूम टेम्परेचर पे ब्रिटल होता है। नन मेटल्स जो है अपने नेचर ही है उनका ब्रिटल होना। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मेटल्स के वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही अगर मेटल्स में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती है एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लेस। फिर बात करते हैं कि नन मेटल के वैलेंस सेल में 4, 5, 6। नन मेटल्स की बात करें तो नन मेटल्स के वैलेंस सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स उनमें होते हैं। अगर उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब जाकर उन्हें नोबल गैस कहा जाता है। फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि नन मेटल की रिएक्टिविटी तब इंक्रीज करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल डिक्रीज़ करते हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं। बात करते हैं आयोनाइजेशन की, तो मेटल्स आयोनाइज तब होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे हो रहा है। फिर अगर यहाँ बात करें तो नन मेटल्स आयोनाइज तभी होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो देखिए, चार्ज की अगर बात करें तो मेटल्स हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नन मेटल्स निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं। अगला है हमारा टाइप ऑफ वैलेंसी। तो मेटल्स का नेचर इलेक्ट्रोवायलेंट होता है, नन मेटल्स इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट दोनों होते हैं। डिपोजिशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो मेटल्स हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान नन मेटल्स हमेशा एनोड पे डिपॉजिट होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे इसलिए वो ऑक्सीडाइज होंगे, नन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इसलिए रिड्यूस होंगे। रेडॉक्स एजेंट में मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो मेटल्स बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और कुछ इनमें से एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं जैसे लीड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। नन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और अगर न्यूट्रल ऑक्साइड भी ये फॉर्म करते हैं, जैसे न्यूट्रल की बात करें तो नाइट्रस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। हाइड्राइड की बात करें तो कुछ ट्रांजिशन मेटल्स को अगर छोड़ दें तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। नन मेटल्स भी हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, NH3, PH3, HCl, HBr एंड सो ऑन। एटमोसिटी की बात करें तो मेटल्स मोनो एटॉमिक होते हैं, नन मेटल्स मोनो, डाई, ट्राई या पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मेटल्स जो है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ केमिकल एक्शन के द्वारा ही डिज़ोल्व होते हैं।
जबकि नॉन मेटल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और इवेपोरेशन प्रोसेस से वापस से प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। क्लोरीन के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड बनाएगा और यह क्लोराइड का नेचर इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्लोराइड बनेगा, लेकिन इससे जो क्लोराइड प्राप्त होगा उसका नेचर कोवैलेंट होगा। डाइल्यूट एसिड की बात करें तो जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है और नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये हमारा ये जो कंपैरिजन था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की। मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। इसमें पहला है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। इसमें हमको जानना है कि मेटल की रिएक्टिविटी हाई होती है। मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसीलिए कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे देखिए मेटल सोडियम है, वो सोडियम आयन प्रोड्यूस करता है Na+, और मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है उससे फ़ायदा ये है कि ये आसानी से कंपाउंड बना लेते हैं। फिर है जब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि हुआ सोडियम पोटासियम, जब ऑक्सीजन रहेगी तो देखिए पोटासियम सोडियम लिथियम कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट एंड बर्न, रिएक्ट भी करेंगे बर्न भी करेंगे। फिर बात है कि एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं एल्युमिनियम से लेकर कॉपर तक, वो धीरे धीरे एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम उनमें से क्विकेस्ट है जबकि कॉपर जो है स्लोएस्ट है, यानी एल्युमिनियम का एक्शन तेज़ी से होगा, कॉपर का जो है ये स्लो होगा। फिर बात करते हैं आगे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इसीलिए सोडियम को जो है केरोसिन में बंद करके रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट ना करे। देखिए यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन, सोडियम यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। फिर बात करते हैं सोडियम ऑक्साइड की। ये जो सोडियम का ऑक्साइड बना है ये बेसिक ऑक्साइड है, जो कि जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे देखिए ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, NaOH बना दिया। फिर बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम एयर के साथ जब बर्न करेगा तो बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगी, आएगी, हीट आएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जब उसको हीट करेंगे। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे हीट की भी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता नहीं है, हीट लग रहा है यहाँ पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। फिर जिंक को जब हवा में बर्न किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है, हीट की ज़रूरत पड़ रही है रिएक्शन कराने के लिए। फिर है कि आयरन भी यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है और रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जंग का फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है, जंग का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आयरन के बारे में ही कुछ बातें जानेंगे। देखिए जब आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड टेक्स प्लेस, यानी इसको ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड कहते हैं। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है कम रिएक्टिव मेटल है और जब उसको हीट भी करेंगे तो वो एयर में बर्न नहीं करता है, लेकिन कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर 2 ऑक्साइड भी बनाता है ऑन द सरफेस एंड कॉपर 1 ऑक्साइड ऑन द इनसाइड व्हेन हीटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी जब लंबे समय तक इसे हीट करा जाता है तब जाकर ये जो है कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बनाता है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जनरेट करता है कॉपर 2 ऑक्साइड ऑन द सरफेस एंड कॉपर 1 ऑक्साइड ऑन द इनसाइड। फिर है कि जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है प्रेजेंट इन एयर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ इट, गोल्ड प्लेटिनम इस कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब मेटल जो है वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो देखिए ऐसे मेटल्स जो कोल्ड वाटर साथ रिएक्ट करेंगे वो हैं पोटासियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। सोडियम को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये रिएक्शन बहुत ही वाइग्रस होता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनाता है। फिर हमारे पास दूसरा है कि एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है, जैसे कि ये हो गया मैग्नीशियम से लेकर आयरन तक, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे।
और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। देखिए वाइग्रस का मतलब होता है एकदम ऊर्जा युक्त, बहुत हाईली एनर्जेटिक। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, अपना ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। बाकी दोनों रिएक्शन में भी यही हो रहा है। फिर है कि जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन 1,2 ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन में, यहाँ Fe3O4 बना रहा है, यहाँ Fe2O3 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। फिर यहाँ पे एक बात हमको नोट करने के लिए कही जा रही है कि देखिए स्टीम और आयरन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो इरिवर्सिबल होती है, यानी वापस इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर है कि जो टीन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, ये सब वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर बात आती है कि मेटल अब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो देखिए मेटल का सॉल्ट, चाहे वो सल्फेट हो या क्लोराइड हो, और हाइड्रोजन गैस, ये सभी का फॉर्मेशन तब होगा जब ये सारे मेटल फोर्सफुली डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे Na है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये डाइल्यूट है, NaCl और H2 यहाँ पे बन रहा है। फिर डाइल्यूट एसिड की अगर बात करें तो ये सारे मेटल्स आराम से इसके साथ रिएक्ट करेंगे। इन सब में से सबसे फर्स्ट मैग्नीशियम होता है, जबकि लीड स्लोएस्ट होता है। सबका रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। फिर है कि अगर लेबोरेटरी में हमें हाइड्रोजन जिंक, देखिए क्या कहा जा रहा है कि फॉर द लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉमनली यूटिलाइज, यानी कि अगर हमें लेबोरेटरी में यहाँ पे हाइड्रोजन सिंथेसिस की बात हो रही है तो कॉमन यूज जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। शुरू में तो रिएक्शन स्लगिश होता है, यानी कि स्लो कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर इसमें कॉपर 2 सल्फेट डालें तो ये स्पीड हो जाता है रिएक्शन। इसमें कॉपर मेटल जो कि कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है उसको जिंक डिस्प्लेस कर देता है। फिर है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मेटल्स जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, उसको ध्यान में देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस मेटल क्लोराइड इन जनरल, सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फेट बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होता है, नाइट्रेट क्रिएटेड होता है, लेकिन गैस जो प्रोड्यूस होता है वह दुर्लभ से ही हाइड्रोजन होता है और ज़्यादा ये जो है नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड होता है। ये लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, आप एक बार इसको देख लीजिए। फिर 10 नंबर की बात करते हैं कि मेटल जो रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ही, तो ये कैसे होगा। देखिए रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस एनी मेटल लेस रिएक्टिव देन देमसेल्फ इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। कहने का मतलब है जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको समझेंगे, देखिए ये मेटल है, इसका और बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेगा, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन को मेटल ले लेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी, और मेटल बी को छोड़ देगा। जैसे यहाँ पे देखिए Fe और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर का जो ये सल्फेट है, सल्फेट वाला पूरा भाग ले लेगा, ले लिया और कॉपर यहाँ पे अलग हो गया। वहीं पे यहाँ पे दिया गया है, देखिए व्हेन डाइल्यूट, जब डाइल्यूट है तो कॉपर 2 सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू लग रहा है, लेकिन जब आयरन सल्फेट बनाया तो ये कलरलेस हो गया, ब्लू कलर की कलर चली गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये कॉपर सल्फेट रहा कहाँ, तो ये आयरन सल्फेट बन गया, और आयरन मेटल टर्न पिंक ब्राउन एज द डिस्प्लेस कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन इन, और आयरन मेटल जो है पिंक ब्राउन हो गया क्योंकि ये जो डिस्प्लेस कॉपर है, यही बातें यहाँ पे की जा रही है कि ये जो मेन रूप से हमको ये जानना है कि जो ब्लू सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। अब देखिए कॉपर इधर अलग हो गया और ये आयरन सल्फेट बना रहा है। फिर है कि जब मैग्नीशियम पाउडर और ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं साथ में तो वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ Mg है, यहाँ Cu है, हीट किया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर अलग हो रहा है, और वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, यही बातें लिखी गई है। फिर यहाँ पे एक और रिएक्शन दिया गया है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं। फिर हमारा अगला है, यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम से बताने की कोशिश की जा रही है कि एयर के साथ रिएक्शन कैसे होता है, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होता है, एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पे कुछ मेटल्स दिए गए हैं, तो ये सब ये आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हमने पीछे तो सारा पढ़ ही लिया है। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक नेचर क्या होता है। तो देखिए अगर हम नोबल गैस को छोड़ दें
तो जितने भी एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। और नोबल गैस की बात करें तो उनके आउटर सेल फुल होते हैं, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव या इनर्ट होते हैं। फिर है कि नोबल गैस या इनर्ट गैस जो इतने स्टेबल होते हैं ये कैसे अचीव होता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से होता है या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होता है। मेटल्स वैसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने आप पे जो है पॉजिटिव आयन क्रिएट कर लेते हैं। फिर नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन क्रिएट करते हैं। मेटल के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उनमें से 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि नॉन मेटल की बात करें तो 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस रूल के 2 एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका वैलेंस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक नेचर है। फिर आगे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे टेबल बना दिया है आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे देखिए नोबल गैस कौन है, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है और देखिए के में 2। तो इस तरह से ये पूरे जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन द सेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या बोलती हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है कि डोनर मेटल्स गेट ए पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दे डोनेट। यानी जो डोनर मेटल्स हैं, यानी जो देते हैं, उन्हें उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है जितना कि वह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 हो जाएगा, 8 2 10 3 13। एल्युमिनियम के बैलेंस सेल में ये जो सेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Al3+ क्रिएट हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है, और भी इसके एग्जांपल दिए गए हैं। फिर बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देखिए डोनर मेटल्स डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इसके कारण वो अपने आप पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। उतना ही क्रिएट होगा जितना कि वो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 चार्ज आया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2+ हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड एज ए रिजल्ट गेन ए नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लिखाया गया है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी जो है 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है, 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 माइनस हो जाएगा। फिर बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स की। देखिए मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ की अगर बात करें, शुरू में ही हमने एक बात देख लिया कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, लेकिन वो उसी तरह से स्पीड से वो जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे देखिए जितने इसके ये कहने का मतलब है कि जितने भी अलग अलग मेटल्स हैं वो अलग अलग केमिकल से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनकी स्पीड अलग अलग होती है। अगर एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा मजबूत है उसकी रिएक्टिविटी, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा और वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और आगे बात करें तो जितने नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, फर्दरमोर द हायर द नंबर ऑफ सेल्स एंड लोअर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगा तो मेटल की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। फिर है कि मेटल की एक्टिविटी सीरीज आखिर होती क्या है, तो इसमें जितने भी मेटल्स हैं वो घटते क्रम में केमिकल एक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। फिर है each with which a metal loses electron and generates positive ions in solution reduces as we progress down the activity series from potassium to gold। यानी जब हम पोटासियम से गोल्ड की तरफ जाएंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जनरेट पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में करता है। ये वाली प्रॉपर्टी घटती जाती है जैसे जैसे कि हम नीचे जाएंगे, फ्रॉम पोटासियम टू गोल्ड जाएंगे। फिर बात करते हैं कि पोटासियम की ये तो मोस्ट एक्टिव मेटल है, ये इस लिस्ट में टॉप पर है, जबकि गोल्ड जो है लिस्ट रिएक्टिव मेटल है वो बॉटम पे है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ये देखिए एक फैक्ट है कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसे कहाँ इंक्लूड किया गया है, इट इज़ इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज।
फिर भी इसको एक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया गया, जबकि एक्टिविटी सीरीज तो मेटल की है, तो हाइड्रोजन को तो नहीं लाना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, लेकिन इसको फिर भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में ये एज ए मेटल बिहेव करता है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन के पॉजिटिव चार्ज होते हैं जैसे कि अदर मेटल्स के होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया पोटासियम, यहाँ पे ये पूरा जो है मोस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, इस तरह से सीरीज दिया गया है, आप इसे देख लीजिए एक बार। फिर यहाँ पे देखिए ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, उसका सिंबल एक ग्रुप नंबर है। देखिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबको एलिमेंट का नाम पता है, सबको सिंबल पता है, और ग्रुप आप नहीं जानते होंगे उसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जितना रिएक्टिव मेटल सीरीज में होगा उसका रिएक्शन उतना ही फास्टर और ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है कि जो रिवर्स रिएक्शन होंगे वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, मतलब कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उतना ही मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स ओर, उतना ही मुश्किल होगा उसको उसके ओर से अलग करना। फिर है कि ऑक्सीजन और वाटर के अगर संपर्क में रहा तो मेटल जो है कोरोजन भी हो सकता है, उसमें जंग भी लग सकती है, वो खराब भी हो सकता है। फिर है कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, तो ये देख के कि मेटल वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फिर है देयर आर सर्टेन पीरियोडिक टेबल ट्रेंड विद इन ऑल द, एक पीरियोडिक टेबल ट्रेंड भी है रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज में। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है मेटल्स है, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे सोडियम है, और ये रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन है। पोटाशियम की बात करें तो जब इसको कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत रिएक्टिव होगा। रिएक्शन यील्ड्स यानी रिएक्शन में आएगा क्या, एन अल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन देखिए, पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। दूसरा है सोडियम। सोडियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, और रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। रिएक्शन याद रखना जरूरी है। फिर है सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर बाय मेल्टिंग इनटू ए सिल्वरी बॉल, यानी सोडियम वाटर के साथ तब रिएक्ट करेगा जब उसे एक सिल्वरी बॉल में मेल्ट कर दिया जाता है। दैट फिजेज एज इट स्पाइंस ओवर द वाटर, यानी स्पिन्स ओवर द वाटर, जब ये वाटर पे जो है स्पिन करने लगेगा। ऐसा जब होगा तो एक कलर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन में जो है एनर्जी रिलीज होती है, विच मेक्स ए स्क्वीकी पॉप, यानी इससे एक आवाज़ भी आएगी। फिजेस का मतलब होता है कि बुदबुदाना, ऐसे कुछ होगा। जैसे ये वाटर पे स्पिन करेगा, उस पर तैरेगा तो एक बुदबुदा का फॉर्मेशन होगा। कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है विथ ए स्प्लिंट हाइड्रोजन दैट इज इलिमिनेटेड, द पावरफुल एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्रिएटेड। फिर बात की जा रही है कि पावरफुल एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट होगा जब यूनिवर्सल इंडिकेटर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू पर्पल वायलेट। क्यों? क्योंकि सोडियम इज लेस थिक देन वाटर, इट फ्लोट्स। क्योंकि सोडियम जो है वाटर से कम थिक है तो ये तैरना शुरू कर देगा। तो ये बात यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन को समझाया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सबके रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे कैसे कौन किसके किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिव होता है। जब कैल्शियम को कोल्ड वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो क्या बनाएगा, CaOH2 + H2। फिर है कि HCl के साथ भी ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ यह ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए जब दो रिएक्टेंट को मिक्स किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कैल्शियम सल्फेट है एज ए रिजल्ट इज़ नॉट वेरी सोल्यूबल एंड इट कोट द मेटल इनहिबिटिंग द रिएक्शन। फिर मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि एक वीक सोल्यूबल बेस है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हीटेड मैग्नीशियम की रिएक्शन विथ हीटेड मैग्नीशियम इज फास्टर विथ स्टीम, यानी मैग्नीशियम हीटेड है, स्टीम है, तो ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा टुगेदर विथ हाइड्रोजन। और फिर यहाँ पे देखिए, अगर मैग्नीशियम को एयर में इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है, तो डेजलिंग वाइट फ्लेम इससे निकलती है। सारा रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। MgH2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है।
CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है। फिर यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पे देखिए। फिर है कि मैग्नीशियम जो है H2SO4 के साथ बहुत रिएक्टिव होता है और एक कलरलेस सोल्यूबल सॉल्ट बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट विथ हाइड्रोजन गैस। तो इसकी रिएक्टिविटी भी हमने जान ली। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिया हुआ है MgH2SO4, तो क्या करेगा, ये SO4 को ले लेगा H2। फिर है एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो देखिए ड्यू टू प्रोटेक्टिव एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑफ Al2O3, क्योंकि इस पे जो है एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, तो एल्युमिनियम जो है ना तो वाटर के साथ ना तो स्टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वीक हाइड्रोक्लोरिक के साथ इसका रिएक्शन कराया जाए तो एक कलरलेस सॉल्यूबल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फिर जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन जब रिएक्ट करेगा तो Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा और H2 बनाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन की। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस की ज़रूरत पड़ती है वैसे एलिमेंट्स को निकालने के लिए जो कि कार्बन से हायर होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम द मोर रिएक्टिव मेटल। और इन सब के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, उनको जो है कार्बन से ही रिड्यूस किया जाता है। तो ये कार्बन का काम हो गया। फिर जिंक की बात करते हैं। ऐसे तो हमने पीछे पढ़ा ही है, जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया जाता है तो स्टीम फ्रॉम द वाटर में जो स्टीम है वो जिंक को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जिंक HCl के साथ बहुत रिएक्टिव होता है और एक कलरलेस सोल्यूबल सॉल्ट जिंक क्लोराइड बनाता है। जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कलरलेस सोल्यूबल सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट बना रहा है। फिर है इस रिएक्शन को अगर हमें कैटेलाइज करना है तो हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट भी डाल सकते हैं। फिर 18 नंबर हमारा कहा जा रहा है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ जिंक कैन बी कैरिड आउट बाय रिड्यूसिंग द हॉट जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन। देखिए जिंक ऑक्साइड से हमें प्योर जिंक चाहिए तो कार्बन से रिड्यूस कर देंगे तो हमें जिंक मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होगी। फिर हम लोग बात करते हैं आयरन की। देखिए आयरन के सरफेस को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके को अपनाया जाता है, उस पर कोटिंग की जाती है। जैसे स्टील कैन है, उनको थिन लेयर ऑफ अनरिएक्टेड टिन पे के लेयर उन पे चढ़ाया जाता है जो कि लंबे समय तक चलता है। देखिए आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये FeCl2 बनाता है, आयरन 2 क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये सारी प्रॉपर्टी है जिनको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर है कि जब डाइल्यूट एसिड को आयरन में ऐड किया जाता है तो यहाँ पे जो है ग्रीन सॉल्ट आयरन सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे भी 2 रिएक्शन दिए गए हैं, जब आयरन मोनोऑक्साइड के साथ रिलीज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यहाँ पे आयरन हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यहाँ पे भी आयरन, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की जो कि एक नॉन मेटल है। तो देखिए नन ऑफ द मेटल बिलो हाइड्रोजन कैन क्रिएट हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड। यानी हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस क्रिएट नहीं कर पाएंगे जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। वो लीस्ट कॉरोडेड मेटल होते हैं जो कि हाई वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रयोग ज्वेलरी में होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में होता है और दूसरे एप्लीकेशन में होता है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा और जब इसे स्टीम में हीट किया जाएगा तब भी ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ये ना तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और कॉपर को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो हीटिंग द ब्लैक मेटल ऑक्साइड विथ चारकोल और बाद में उसको रिड्यूस कर लिया जाता है। तो हमारा ये भी कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए CuO है, यहाँ पे ऑक्साइड है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है। यहाँ कार्बन से कॉपर मिल रहा है, SO2 मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। सिल्वर की बात करें तो ये कोल्ड वाटर स्टीम के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, HCl H2SO4 के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। रिडक्शन से इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये एज ए नेटिव एलिमेंट भी फाउंड किया जाता है। गोल्ड की बात करें तो वही केस है, कोल्ड वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, HCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके ओर से इसे निकाला जाता है रिएक्शन करके, लेकिन ये अपने नेचुरल स्टेट में भी पाया जाता है, नेचुरल स्टेट में ही पाया जाता है अक्सर। और इसका प्योरेस्ट फॉर्म तब है जब यह 24 कैरेट है। फिर प्लेटिनम की बात करते हैं तो प्लेटिनम भी कोल्ड वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा,
HCl H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रिलेटिवली रेयर दुर्लभ मेटल है जो कि गोल्ड के जैसा ही सिमिलर होता है। हाई एंड ज्वेलरी में इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट है और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में कैटेलिटिक कन्वर्टर के तौर पर इसको लगाया जाता है। फिर यहाँ पे बात की जाती है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बॉन्डिंग का। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कितनी क्वांटिटी है वही बताएगा कि वो जो एटम है वो केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होती है तो एटम जो है स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। एटम्स एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी एटम जो है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं जिनको कि ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो आखिर ये एटम्स का कम्बिनेशन होगा कैसे? देखिए दो तरीका है, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, दूसरा है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। फिर है कि आप सभी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वही दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या तो ट्रांसफ़र करते हैं या शेयरिंग करते हैं। ये तो बॉन्डिंग हो गई। तो इसमें अब आता है अगला हमारा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी तब होती है जब एक एटम अपने वैलेंस शेल से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात और है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी के कारण ये जो दोनों एटम होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इनर्ट गैस के जैसे हो जाती है। इसको आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम बेहतर एग्जांपल से समझेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे एग्जांपल से पहले एक बात और लिखी गई है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी उनका अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होती है। तो इस प्रक्रिया को वेरिंग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे कि आयरन की बात करें तो फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट दोनों फॉर्म में ये रह सकता है। तो देखिए Fe2+ Fe3+ है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। और यहाँ पे एक बात और की जा रही है बिटवीन मेटल सोडियम एंड द नॉन मेटल क्लोरीन। अब देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा नियोन का 2, 8। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, अपना एक ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो इस तरह से इसका भी कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ सोडियम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसका कन्फिग्रेशन। यहाँ क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये भी स्टेबल हो गया। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होता है। वैलेंस सेल में यानी इसके जो आउटर सेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। क्लोरीन के एटॉमिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसका देखिए एटॉमिक नंबर 17 होता है। कन्फिग्रेशन 287 हो जाएगा, 8 2 10 7 17, मतलब इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से रिमूव कर दिया जाए तो इसका तो नियोन कन्फिग्रेशन आ जाएगा। और क्लोरीन का जो है 1 इलेक्ट्रॉन कम है, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, अगर 1 ज़्यादा रहता तो इसका आर्गन कन्फिग्रेशन हो जाता। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 atom of magnesium will seek out the 2 atom of chlorine to transfer its 2 electron to 1 to each as seen below। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ मैग्नीशियम है Mg2+, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ तो कर रहा है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन ये यहाँ पे 2 ले रहा है और ये 2Cl- बना रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि द आयन ऑफ मैग्नीशियम यानी Mg2+ और 2 आयन ऑफ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन के जो 2 आयन है ये फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का, जिनके कारण इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये हो कैसे रहा है, रिएक्शन देखते हैं। Mg2+ है, 2Cl- है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ Cl-, यहाँ Cl-, यहाँ Mg2+, तो ये बना रहा है MgCl2। और इन टर्म्स ऑफ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह कुछ इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए Mg Mg
यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर हम अगले पेज पे आते हैं। इन सारे को हमको अपने बुक में पढ़ना है। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। MgO की, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होगा, 2 एटम लूज कर देगा तो स्टेबल नियॉन स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, कन्फिग्रेशन एटेन हो जाएगा। और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 26 होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 एटम गेन कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ये 2 लूज कर रहा है स्टेबल हो रहा है, ये 2 गेन कर रहा है स्टेबल हो रहा है। इस तरह से MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड की भी। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड की यहाँ पे देखिए 2882, स्टेबल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, 26 है, तो इसे जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से ये हो रहा है। फिर इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ चार्ज आयन, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन हाई होती है, जिनके कारण ये ब्रिटल होते हैं, रिजिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिर यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि इनके पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बीच में एफिनिटी, पार्टिकल्स में इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग देम नेसेसिटेट हाई टेम्परेचर, यानी कि इनके जो मेल्टिंग्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्योंकि फिर है सॉल्युबिलिटी की बात करें, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पासेज की अगर बात करें, क्योंकि देखिए सॉलिड में तो आयन मूव नहीं कर सकते हैं, तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, तो ये सॉलिड स्टेट में तो आयरन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मोल्टन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही हाई होता है, इसका मतलब रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होती है। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन इन डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये चार्ज आयन के बने होते हैं। जैसे NaCl को अगर सॉल्यूशन में डाला जाए तो Na+N और Cl-N हमको मिलेगा। क्या इनसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, तो बिल्कुल होगी। कैथोड पे कैटायन डिस्चार्ज होंगे, एनायन एनोड पे डिस्चार्ज होंगे। अब यहाँ पे बॉन्डिंग में भी हमें 2 प्रकार की बॉन्डिंग पढ़नी थी। तो अब बात आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटलिक एटम, यानी 2 नॉन मेटलिक एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होगा उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। फिर है 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी शेयर्ड बाय द कंबाइनिंग एटम्स, यानी जो कंबाइनिंग एटम्स होंगे वो 1, 2 या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। फिर आगे ही बातें लिखी गई है। फिर यहाँ पे एक बात है कि जब 2 एटम्स यूनाइट थ्रू म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब 2 एटम यूनाइट होते हैं तो प्रत्येक एटम स्टेबल कन्फिग्रेशन एडॉप्ट कर लेता है। फिर है कि कोवैलेंट कंपाउंड उन्हें कहते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग के कारण, और कॉमन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड पेयर। फिर है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अब हम देखने वाले हैं। तो एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इसका फॉर्मेशन। अब यहाँ पे है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H2 का फॉर्मेशन तब होता है जब 2 हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए ये जो शेयरिंग होती है उससे प्रत्येक हाइड्रोजन एटम आसानी से अपना फर्स्ट सेल पूरा कर लेते हैं
और हीलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेते हैं। यही बातें यहाँ पे दी गई है। फिर आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 है। फिर है ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 और चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं के जो एटम्स हैं वही शेयर करेंगे और कोवेलेंट कनेक्शन बनाएंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे कोवैलेंसी की। देखिए किसी भी कंपाउंड की कोवैलेंसी क्या होती है, तो यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड के क्रिएशन के दौरान शेयर करता है। जैसे कि हाइड्रोजन हैज़ ए कोवैलेंसी ऑफ 1 इन H2, यानी H2 में हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है और O2 में इसकी कोवैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है। फिर है लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये तब होगा जब when one or more pair of electron in the valence shell of an atom do not participate in bonding। एक सेकेंड। फिर आता है यहाँ पे कि मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये तब होंगे जब एक या अधिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा म्यूचुअल शेयरिंग की जाएगी। जैसे यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंपली हम एक डबल बॉन्ड कहें, ये 2 एटम्स के बीच में एक लिंक होता है। ये तब क्रिएट होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। यहाँ पे 2 स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन आर पुट बिटवीन द 2 एटम टू डिनोट इट। जैसे यहाँ पे OO के बीच में C के यहाँ पे दिया गया है। फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहें या सिंपली ट्रिपल बॉन्ड कहें, ये तब क्रिएट होगा जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। और ये यहाँ पे देखिए इसे किस लाइन से डिनोट किया जा रहा है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल बॉन्ड, यानी उन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा जिनकी बॉन्डिंग डबल होती है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नोबल गैस अचीव करने के लिए इसे 2 और चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो ये होगा ऐसे जब 2 ऑक्सीजन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जिससे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसी पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है कि 2 जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं जिससे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी है और इसका भी इसी तरह से सारा कुछ सेम ही प्रक्रिया इन सब में होती है। फिर तीसरा हमारा होता है कि ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो N2 की, तो देखिए नाइट्रोजन एटम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तभी तो वो नियॉन गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर पाएंगे। तो ये जो है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए जाएंगे तब ये होगा। तो देखिए इसको भी डायग्राम से समझाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर ये यहाँ पे हुआ 2 8 नियॉन कन्फिग्रेशन और यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, यानी शेयरिंग से होती है। फिर हाइड्रोजन साइनाइड कैसे बनेगा, तो HCN में कार्बन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर विथ हाइड्रोजन, यानी कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं जिससे कि हाइड्रोजन एटम के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट कनेक्शन बनता है। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कार्बन को 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर करने पड़ते हैं। और देखिए यहाँ पे यही होता है, तब जाके HCN का फॉर्मेशन होता है। फिर अब बात करते हैं हम इसके जनरल प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखिए मेन प्रॉपर्टी है कि ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं। तो आयन से ज़्यादा ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। चूँकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वीक होते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये या तो गैस रहेंगे या लिक्विड रहेंगे। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि यूरिया और शुगर, ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में वीक फोर्सेस रहते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर और दूसरे पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं या फिर थोड़े बहुत सॉल्युबल ही होते हैं।
लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उनमें ये सॉल्यूबल होते हैं। फिर ये नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड को जब सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो जब ये फ्यूज या डिसॉल्व होते हैं तो ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं या नॉन कंडक्टर होते हैं। रिएक्शन की अगर बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो उनके मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, जिसमें कि इसमें ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्लूड होता है। ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो ये था हमारा 25 पेज नंबर। अब हम आते हैं अपने 26 पेज नंबर पे। और देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और दी गई है कि वहीं पीछे वाली बात है कि एनर्जी जो है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये जो प्रोसेस होते हैं ये थोड़े स्लो होते हैं, स्लगिश होते हैं, मतलब स्लो। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे मिनरल्स और ओर की। तो देखिए मिनरल्स आर मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स मेटल्स होते हैं या उनके कंपाउंड होते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में मौजूद होते हैं। और वैसे मिनरल्स होते हैं जिनसे कि मेटल प्रॉफिटेबली और आसानी से निकाला जा सकता है। फिर है मेटल के कॉम्प्लेक्सेस, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी अशुद्धताएँ और में पाई जाती है। इसलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जितने भी और हैं मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं है, और में बट नॉट ऑल मिनरल्स आर और। अब यहाँ पे कुछ ऑक्साइड, कार्बोनेट, हैलाइड, जिनके नाम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। देखिए ऑक्साइड है जिंकेट्स, जिंक का ऑक्साइड है। कार्बोनेट है यहाँ पे, ये हैलाइड है, सल्फाइड है, सल्फेट है। हेमेटाइट, कैलामाइन, ये सारे बॉक्स को है जो है आप यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको एक बार मेमोराइज ज़रूर कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं फ्री स्टेट की बात। देखिए कुछ मेटल है वो अपने नेचुरल कंडीशन में ही रहते हैं, जैसे कुछ प्योर मेटल है, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, ये फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट में डिस्कवर किए गए हैं ओकेजनली, और ऐसे मेटल्स पे जो है बात की जा रही है कि एयर और वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं आगे। फिर ऐसे मेटल्स जो कि प्योर फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं बल्कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे? तो ऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, सिलिकेट, क्लोराइड और एंड सो ऑन। जैसे देखिए जो कि कॉपर और सिल्वर, ये ऐसे दो मेटल है जो कि फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, मिक्स्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, ऑक्साइड, हैलाइड। और चूँकि जो मेटल हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर है, जैसे KNaCmGl, ये बड़े ही रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए नेचर में ये फ्री एलिमेंट के तौर पर नहीं पाए जाते हैं। और जो इंटरमीडिएट मेटल है जो कि बीच में आते हैं वो एकदम मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में अर्थ क्रस्ट में पाए जा सकते हैं। फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी अब मेटल्स को निकालना है, जो प्रक्रिया मेटलर्जी कहलाती है। तो मेटलर्जी में के अंदर हम उन सारी प्रोसेस को पढ़ते हैं जिनमें कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी ओर से, और कैसे कैसे प्यूरिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए टेबल से तो बहुत अच्छे से बताया गया है। मेटलर्जी है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टू ऑक्साइड, फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में ये प्रक्रियाएँ लगेंगी, कन्वर्जन करेंगे तो ये दोनों, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और कंसंट्रेशन में ये सारी प्रक्रियाएँ हैं। जैसे देखिए पहला आता है कंसंट्रेशन इनरिचमेंट ऑफ ओर। ओर क्या है? और एक इम्प्योर मेटल होता है जिसमें बहुत सारा सैंड और स्टोनी पार्टिकल्स है, इसमें ओर हैं, इसीलिए जो है, और इसमें जो ओर है इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उनको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। मेटल निकालने से पहले इन कॉन्टेमिनेंट्स को हमें उससे हटाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो हमें मेटल ओरिजिनल फॉर्म में मिल पाएगा। इसमें एक फ्यूजिबल कंपाउंड जो कि इसके साथ मिल जाता है जिसको स्लैग कहते हैं। जब भी किसी केमिकल को कॉल्ड स्लैग इज फॉर्म व्हेन ए केमिकल कॉल्ड फ्लक्स इज इंट्रोड्यूस टू द ओर। एक फ्लक्स केमिकल होता है उसको ओर में मिला दिया जाता है ताकि मैट्रिक्स को हटा दिया जाए। तो एक फ्यूजिबल कंपाउंड जो होता है उसे स्लैग कहते हैं। जैसे गैंग प्लस फ्लक्स, गैंग जब फ्लक्स के साथ मिलेगा तो स्लैग कहेंगे। फिर है कि देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि किसको कैसे हटाना है। जैसे देखिए ओर को पहले क्रश कर दिया जाता है पाउडर में, यानी चूरा कर दिया जाता है। बहुत सारे फिजिकल टेक्निक जैसे कि हाइड्रोलिक, वॉशिंग, फ्लोथ, फ्लोटेशन, ये सब लगाई जाती है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यह कौन सा प्रकार का ओर है और उसमें कौन सी प्रकार की इम्प्योरिटी मौजूद है।
और कंसंट्रेशन को और ड्रेसिंग या और इनरिचमेंट कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग सबसे पहले क्या कहते हैं, होता क्या है, देखिए ये होता है फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें पहला आता है ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये कंसंट्रेशन का फिजिकल मेथड है, इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं या फिर इसका दूसरा नाम लेविगेशन भी है। देखिए एक ऐसा मेथड है जिसमें ओर पार्टिकल्स को गैंग से पूरी तरह से हटा दिया जाता है। कैसे, तो उनकी डेंसिटी के हिसाब से, दोनों की डेंसिटी के हिसाब से। इसमें जो ओर है वो तो पाउडर फॉर्म में है, उस पाउडर फॉर्म को एक स्ट्रीम ऑफ वाटर यानी वाटर की धारा से वॉश किया जाता है, यानी इन्वॉल्व वॉशिंग पाउडर और विथ ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी स्ट्रीम ऑफ वाटर से इस पाउडर को धो दिया जाता है। जहाँ पे कि जो हैवियर और पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के वाले गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के धारा में बह चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस टीन और लीड के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ जो ओर होते हैं वो डेंसर होते हैं गैंग से। तो यही चीज़ यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये देखिए पानी है, हैवी और जो है बैठ रहा है और जो लाइटेस्ट गैंग है वो कैरीड अवे हो रहे हैं। फिर दूसरा आता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में वाटर और पाइन ऑयल दोनों का कम्बिनेशन करके किया जाता है, जो कि टैंक में फ्रोथ यानी झाग एक तरह से क्रिएट कर देता है। हम उनके किस तरह से वो गीला होता है और गैंग पार्टिकल्स, उसके हिसाब से ये प्रक्रिया काम करती है। देखिए एक टैंक है जिसमें कि पानी का मिक्सचर डाल दिया, पाइन ऑयल, डिटर्जेंट और पाउडर और डाल दिया। फ्रॉथ बनाने के लिए प्रेशराइज एयर इज पुश थ्रू द पाइप ऑफ ए रिवॉल्विंग एजिटेटर। एक एजिटेटर है और उसे प्रेशराइज एयर को पुश किया जा रहा है। पाइन ऑयल वेट्स एंड कोर्स द सल्फाइड और पार्टिकल। जो सल्फाइड के और पार्टिकल होंगे वो पाइन ऑयल जो है उसको वेट कर देगा, गीला कर देगा, जो कि राइज हो जाएगा और फ्रॉथ बन जाएगा, झाग बन जाएगा। और जो वाटर से भीगे हुए गैंग पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा। और जो कोवेलेंट ऑयल मॉलिक्यूल है वो सल्फाइड की तरफ ड्राउन हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वाटर गैंग की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और इस तरह से जो है जो कि फ्रॉथ जो बना है और कंटेनिंग फ्रॉथ वो नए कंटेनर में डाल दिया जाएगा, साफ़ किया जाएगा और ड्राई किया जाएगा। तो दोनों अलग हो गए। फिर मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं। इसमें जो है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है ओर की और गैंग की। जैसे कि दो मैग्नेटिक रोलर के बीच में एक कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है, उसमें पाउडर ओर को डाल दिया जाता है। जो मैग्नेटिक और पार्टिकल होंगे वो मैग्नेटिक रोलर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करेंगे। और देन नॉन मैग्नेटिक गैंग, यानी मैग्नेटिक वाले ज़्यादा लंबा ट्रैवल करेंगे, नॉन मैग्नेटिक वाले कम। तो गैंग वाले पार्टिकल जो होंगे वो फॉल कर जाएगा और एक हीप यानी ढेर क्रिएट करेगा। और जो मैग्नेटिक मिनरल पार्टिकल होंगे वो ग्राउंड पे फॉल करेंगे और एक अलग सा हीप बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों अलग हो जाएगा। फिर आता है कि वैसे मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज़ में लो हैं वो उन्हें कैसे करेंगे। तो देखिए वैसे मेटल्स जिनकी लो एक्टिविटी सीरीज है वो एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव होते हैं। बाय सिंपली हीटिंग दिस मेटल ऑक्साइड दे में बी रिड्यूस टू मेटल, यानी अगर उनको हीट कर दिया जाए तो ये मेटल में जो है आ जाएंगे। जैसे मरकरी, इसके ओर से सिन्नाबार से इसे निकाला जाता है बाय हीटिंग प्रोसेस। देखिए O2 यहाँ पे HgO, फिर HgO को हीट की जाती है, यहाँ पे निकल गया। फिर है कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडिल में है उनको कैसे निकालेंगे। तो देखिए सेंटर में रहता है आयरन, जिंक, लीड, कॉपर और दूसरे मेटल्स। और सल्फाइड कार्बोनेट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दिस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। फिर है इन सबको निकालने के लिए रिडक्शन टेक्निक ही है, ऑक्साइड और को रिड्यूस कर दिया जाता है और हमें ये मिल जाता है। फिर बात करते हैं कि जब सल्फाइड और कार्बोनेट और को कंपेयर करें तो ऑक्साइड और ज़्यादा ईजियर होता है रिड्यूस करने में। अगर और ऑक्साइड और नहीं है तो पहले इसे ऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब देखिए रोस्टिंग क्या होती है, तो बहुत सारे एयर के प्रेजेंस में सल्फाइड और को जो है ऑक्साइड में ये किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए ZnS है, O2 है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनाया गया SO2 गैस, और ये सारा इसी के साथ किया गया। और दूसरा आता है कैल्सिनेशन, जब इसको ऑक्साइड में करेंगे तो देखिए हाई टेम्परेचर में और को हीट किया जाता है लेकिन एयर नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे ZnCO3 है, यहाँ पे हीट किया जा रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि इसमें और को हीट किया जाता है, एयर प्रेजेंट होता है, इसमें एयर को हीट किया जाता है और एयर प्रेजेंट नहीं होता है। फिर और भी डिफरेंसेस है इनके बीच में, जैसे कि देखिए सल्फाइड और को इसमें रोस्ट किया जाता है, ये रिएक्शन रहा, इसको कैल्साइंड किया जाता है, रिएक्शन ये रहा, हाई टेम्परेचर पे होता है, ये लोअर टेम्परेचर पे होता है। इम्प्योरिटी जो है इसमें वोलेटाइल ऑक्साइड के ज़रिए निकाल दी जाती है और इसमें जो है वोलेटाइल ऑक्साइड के ज़रिए एज वेल एज मॉइस्चर के ज़रिए जो है निकाली जाती है। तो यही सारे डिफरेंस हैं। ये सब बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसलिए हम इसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिर है रिडक्शन ऑफ ओर, अब ओर को रिड्यूस भी तो करना है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है ताकि ऑक्साइड को डिक्रीज़ किया जाए, जो कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होता है कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड सारे मेटलिक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए टेक्निक यूज फ्रॉम इस मेटल एक्टिविटी। इसलिए कौन सी टेक्निक लगाए जिससे कि हमें मेटल मिल जाए, ये मेटल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, या फिर इस पर कि आखिर ये एक्टिविटी सीरीज में कहाँ लोकेटेड है। जैसे देखिए जिंक को उसके मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, यानी जिंक को उसके ऑक्साइड से कैसे निकालेंगे, कार्बन रिडक्शन मेथड से, और सिर्फ कोक ही जो है जिंक मेटल को हटा सकता है, रिड्यूस कर सकता है जिंक ऑक्साइड को, कैन रिड्यूस जिंक मेटल। फिर है आयरन, और ये कार्बन रिडक्शन टेक्निक का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बोथ रिड्यूस दिस मेटल, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस देम। फिर बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जिनका रिडक्शन कि हम कोक से करते हैं। जैसे देखिए इसके जो है कुछ हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि जिंक ऑक्साइड यहाँ पे है, कोक है यहाँ पे, इसको हमने इससे रिड्यूस करवाया, जिंक आ गया, प्योर जिंक आ गया, यहाँ पे इसका भी रिडक्शन हुआ तो Pb आ गया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आयरन को कर रहा है रिड्यूस, आयरन के ऑक्साइड को, यहाँ पे प्योर आयरन मिल रहा है। फिर है कि ऐसे मेटल्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये करेंगे जो कि टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज पे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा रही है यहाँ पे देखिए, और Al2O3 को रिड्यूस कर रहा है Al और O2 में ये हमें मिल रहा है। फिर होता है एल्यूमिनियोथर्मी, क्या होती है, तो देखिए एल्यूमिनियम एक कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में इसका यूज़ किया जाता है। हालांकि रिएक्टिविटी सीक्वेंस में ये मेटल जो है एल्यूमिनियम से नीचे होने चाहिए, जैसे Cr2O3 एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं, Al2O3 और Cr हमें मिल रहा है, लेकिन देखिए इसका एक और हमें फिर है कि जो डैमेज होती है आयरन रेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, वो भी एल्यूमिनोथेरेपी से की जाती है। इस रिएक्शन में जो हीट क्रिएट होती है वो क्या करती है, कॉज मेटलिक आयरन सिंथेसाइज टू मेल्ट सिंस द प्रोसेस इज वेरी एक्सोथर्मिक। जो मेटलिक आयरन होता है वो मेल्ट करने लगता है क्योंकि प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। जैसे ही ये मोल्टन आयरन कूल होता है, ये दो पीसेस में ड्रॉप डाउन कर जाता है टू बी वेल्डेड, और उसके बाद ये ज्वाइन कर दिया जाता है। जैसे देखिए Fe2O3Al, और यहाँ पे बन गया Al2O3Fe। फिर हम मेटल को रिफाइनिंग करना है, तो देखिए बहुत सारे मेटल जो रिडक्शन प्रोसेस में मिलते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें और आगे प्यूरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। जो फाइनल फेज मेटलर्जी में आता है वो मेटल का प्यूरीफिकेशन हो गया। और रिफाइनिंग में किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इम्प्योरिटी कौन कौन सी है, और बहुत सारे प्रोसेस को लगाया जाता है, जिसमें कि पहला है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किया जाता है, दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिडक्शन टेक्निक, यानी जिन्हें केमिकल रिडक्शन टेक्निक से हम नहीं निकाल सकते हैं उनका यूज़ किया जाता है, तब जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की यूज़ की जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे किया क्या जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करके मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है, खास करके कॉपर को। इसमें देखिए इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है, प्योर मेटल को यानी प्योर मेटल की पट्टी को कैथोड बनाया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और सॉल्यूशन मेटल सॉल्ट का होता है एज द इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की जाती है तो इम्प्योर मेटल एनोड पे आकर डिसॉल्व हो जाता है और प्योर मेटल कैथोड पे आकर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से प्योर इम्प्योर जो है
हमें मिल जाता है। और यहाँ पे यही सारे बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे कुछ और भी बातें लिखी गई है कि इस टेक्निक का प्रयोग जो है ऐसे वोलेटाइल मेटल को रिफाइन करने के लिए किया जाता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं देन देयर इम्प्योरिटी। पहले ही बात कर चुके हैं, कॉपर हो गया। फिर यहाँ पे कुछ और भी बातें दी गई हैं जो कि काफ़ी ईजी वे में बताई गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा करोजन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स जो करोड कर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल है आयरन। आयरन जब खुले में ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की अटैक होती है, मॉइस्चर की अटैक होती है, तो उसमें धीरे धीरे जंग लगने लगती है, यानी रस्ट लगने लगती है। देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर 2O3 XH2O बना रहा है, तो ये रस्ट है। रस्ट को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, इसको बचाने के लिए बहुत सारे तरीके खोजे गए हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कोरोजन यानी जंग लगना एक बहुत ही सीरियस इशू है, खास करके वहाँ जहाँ पे कि आयरन से रिलेटेड मटेरियल्स रहते हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब होगा तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए, उसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में होता है, अगर उसमें जंग लग गई तो बहुत नुकसान होगा। ब्रिजेज़ हैं। और दूसरा बात करें तो इसे बचाने के लिए आगे उपाय दिए गए हैं। एल्युमिनियम की, ये बहुत ही वैल्यूबल स्ट्रक्चरल मेटल है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब जाता है करता है, लेकिन उतनी फास्ट नहीं जितनी कि एज इट रिएक्टिविटी इंडिकेटेड। जैसे कि इस पर जो है स्मॉल कोटिंग ऑफ Al2O3 अगर इसके सरफेस पे डेवलप कर जाती है तो ये एक तरह से ऑक्सीजन और वाटर से फिर रिएक्ट नहीं कर पाता है, और फिर एल्युमिनियम आगे जो है ख़राब नहीं होता है। इसलिए एल्युमिनियम को सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल भी कहते हैं। एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ किया जाता है ताकि जो है हार्डर, स्ट्रॉन्गर और स्टीफर चीज़ों बनाए जा सके, और दूसरे बाय कंबाइनिंग इट विद द क्वांटिटी ऑफ अदर मेटल्स। फिर आता है अल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया। इसका यूज़ केमिस्ट्री लेबोरेटरी में किया जाता है, कुछ केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। एयर में बहुत जल्दी जो है ये रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको ऑयल में रखा जाता है। फिर कॉपर लीड है, इनका यूज़ रूफिंग में किया जाता है क्योंकि ये दोनों नॉन रिएक्टिव होते हैं। फिर है द सरफेस केमिकल्स डू नॉट पील अवे एज रिडली एज रस्ट डस्ट ऑफ आयरन। कॉपर कोरोड टू क्रिएट ए बेसिक ग्रीन कार्बोनेट वाई लीड कोरोड टू फॉर्म वाइट लीड ऑक्साइड और कार्बोनेट। इन दोनों मेटल्स जो है हैव बीन यूज फॉर पाइप्स इन द पास्ट बट बिकॉज लीड इज डीम टू हजार्डस, क्योंकि लीड से जो है खतरा भी है बहुत ज़्यादा, तो कॉपर जो है मोस्ट कॉमन चॉइस है। फिर बात करें तो गोल्ड, प्लैटिनम और मर्क्यूरी तो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो कि कोरोड नहीं करते हैं। तो अब इस कोरोजन से बचा कैसा जाए, तो देखिए आयरन के पार्टिकल्स आप देख होंगे आपके घर में जो ग्रिल है उस पर रंग कर दी जाती है पेंट। पेंट से जो है बचा जा सकता है। आयरन और स्टील को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन। आयरन को अगर दूसरे रिएक्टिव मेटल के साथ जोड़ दिया जाए तो रस्टिंग से बचा जा सकता है, जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम। फिर होता है एलॉइंग, जैसे कि आयरन और स्टील है या फिर कोई अदर मेटल है, इन्हें जो है नॉन रस्टिंग बनाया जा सकता है बाय एलॉइंग, या फिर दूसरे मेटल को मिला दिया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील है। ये एक आयरन और कार्बन एलॉय है जो कि रस्ट नहीं कर सकता, जिसमें कि जंग नहीं लग सकती। फिर ब्रास है। फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, तो आयरन और स्टील पर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि इसको जंग लगने से बचाया जा सके। फिर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रयोग भी कोरोजन से बचने के लिए किया जाता है। मेटल के सरफेस को जो है टीन, क्रोमियम, निकल, इन सब चीज़ों से इन सब चीज़ों से कोट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर पर आपके सभी मटेरियल्स एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।